गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 11th का हिंदी पार्ट 8 जामुन का पेड़ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जामुन का पेड़ जो है वो एक ऐसी कहानी है कि मतलब ये किसने लिखी है? कृष्ण चंदन ने। तो किसने लिखी है बच्चों? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है इसके कृष्णचंदन। ठीक है, ओके बच्चों, डन। अब देखिए बच्चों, इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये जो कहानी है जामुन का पेड़, जब भी जामुन का पेड़ गिर जाता है तो उसमें क्या होता है? एक अधिकारी क्लर्क जो होता है, मतलब जो कवि होता है, एक कवि होता है, वो दब जाता है उस पेड़ के नीचे। जब उस पेड़ के नीचे दब जाता है तो कोई भी उसको बाहर नहीं निकालता। 2-4 दिन तक वो तड़पता रहता है उस पेड़ के नीचे, लेकिन उसको कोई भी नहीं निकालता और मतलब कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं। और ये फाइल वो फाइल उस अधिकारी के पास जाती, उस अधिकारी के पास जाती, और आखिरी में वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इन अधिकारियों के चक्कर में। तो ये हमें ये समझाया गया है इस पाठ में कि सरकारी काम कागजों के दम पर होते हैं, कागजों के बूते पर होते हैं, ना कि यहाँ पर किसी मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ कागजी कागजों के अलावा। तो जब वो इंसान मतलब इतने दिन तक उस पेड़ के नीचे दबा रहा और अपनी जान मतलब सोचता रहा कि शायद आज उसके जीवन का एक अंत होगा, उसके जीवन, लेकिन उसका अंत तो हमेशा के लिए हो जाता है, ना कि उसके जीवन को बचाने वाला कोई उसके पास होता है। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे ही लोगों की है, ऐसे ही सरकारी दफ्तरों के कागज फाइलें घुमाने वालों की है। तो आप लोग सुनिए। ये कृष्णचंदन ने लिखा। जन्म इनका हुआ था जो वो 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव के जिला गुजराम कला हुआ था, इसमें हुआ था इनका जन्म। प्रमुख रचनाएं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की कहानी संग्रह, शिकस्त जलगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक बैलीन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास है। साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले इनको और इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। ठीक है, उन्होंने एक हास्य व्यंग है, ये जो जामुन का पेड़ इन्होंने लिखा वो एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग की हर चीज़ों के अनुपात में ज़्यादा फुलाकर दिखवाने और परिपाटी पुरानी है, यह एक कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते भी हमारे भीतर एक बात को समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीके से पाया जाने वाला विस्तार इतना निरर्थक और पदानुक्रम इतना हास्यप्रद है। मतलब बात यहीं तक नहीं रहती, यह व्यवस्था एक संवेदनशील और अमानवीय होने के पक्ष पे हमारे सामने आता है। मतलब लोगों की जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं है इनके सामने। तो आप सुनेंगे जामुन का पेड़। रात के बड़े जोरों से एक झक्कड़ चला, मतलब झक्कड़ मीन्स हवा का झोंका। रात में एक बहुत बड़ा हवा का झोंका चला। सेक्रेटरी के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया, एक बहुत पुराना जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ दौड़ के चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ दौड़ के क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ते दौड़ते बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे उस आदमी के चारों ओर एक भीड़ इकट्ठा हुई। बेचारा जामुन का पेड़ इतना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें इतनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग हुआसा होकर बोला, मतलब वो रोने लगा, तीसरा
मतलब आंसू से आ गया उसके मन में। तो बोला मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ उसकी पीठ पर गिरे तो वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे उस आदमी की बड़ी कठिनाई से ठहारते हुए कहा, मतलब उसके पेट के नीचे जो दबा था उसने बड़ी हिम्मत करके बोला कि नहीं मैं जिंदा हूँ। जिंदा है यह क्लर्क के ताज्जुब से कहा, मतलब जिंदा है। उस क्लर्क ने बड़े ताज्जुब से कहा, अरे जिंदा है, अरे जिंदा है, पेड़ को हटाकर जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया, मुश्किल मालूम पड़ता है। सुस्त कमजोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है माली बोला, अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से पेड़ को उठाने को तैयार हुए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोले, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछूंगा। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, यही कहते हैं मतलब कागजों की भागा दौड़, सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह से बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने आकर समस्या खुद ही सुलझाया ना चाहा वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप का हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा आया, बोला हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित नहीं है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इन फाइल को अर्जेंट पार करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ के उत्तर आते ही पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग में उत्तर आया कि पेड़ व्यापारी विभाग का लोन में गिरा है, इसलिए यह पेड़ हटवाने ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने ना हटवाने की जिम्मेदारी के साथ कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसका कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने के हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए वह पेड़ की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी के दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से कटवाने की कोशिश न करें। अगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी का खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी को कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ और तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे चूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई बारिश है या तुम मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा, मैं लावारिश हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ा मुश्किल से कहा। माली खेत प्रयोग करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा जवाब था और व्यक्त हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं तो हमारे देश के ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ कटाने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन का पेड़ को जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्षों को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर वह मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल दिया जाए। या देखिए,
यह देखिए मतलब कैसी विडंबना है लोगों की, कैसी लोग कैसी बातें कर लेते हैं। इस आदमी ने सारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी इधर से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। हाँ, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी ने काटने वाले युक्ति प्रस्तुत करते हुए भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी के बीच से काट कर निकाल दिया जाए, प्लास्टिक सर्जरी से दर्द के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बात फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची दूसरे दिन ही उन्होंने अपने विभाग में सबसे प्रयोग प्लास्टिक सर्जरी छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसके स्वास्थ्य को देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल की फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस पर आदमी ने कहा से ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि यह मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसने तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो मानो कि तगाफुल न करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। माली के चपने से मुंह की उंगली दाब ली और चक्के भाव से बोला, क्या तुम शायद? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को थोड़ी ही देर में सेक्रेटरी तो यह अब वहाँ फैल गई और दबा हुआ आदमी शायर है, बस फिर क्या था। लोगों के झुंड का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ गया। उसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली के शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट क्या लोग भांति भांति की कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट का के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताओं के दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचनाएं करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी का फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द ही जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट से अनेक विभाग में गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी पे बात पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटरी पहुंचा और दबे हुए आदमी को इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जिसे उपनाम से शोभित किया। ओश ओश, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओश हो जिसका गद संग्रह है? ओश के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार से सर हिलाया। क्या तुम अपनी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है? सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि ओश के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ से नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट दी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक को मिठाई खिलाओ, तुम हमारी सरकार साहित्य अकादमी के लिए तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया और ये लो चुनाव पत्र। अगर मुझे यह पेड़ के नीचे से निकालो। दबे हुए आदमी ने कहा। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों में मालूम होता था कि वह बहुत पीड़ा और दुख से दबा पड़ा है। यह हम नहीं कह सकते, सेक्रेटरी ने कहा। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। हम जो कर सकते हैं वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त हो जाओ तो वह भी कर सकते हैं।
अब मैं अभी जीवित हूँ, कभी रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, यारी और पहाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 2 लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आकर पेड़ काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी को स्वस्थ जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह उसको अपने जीवन में बड़े के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी ने और किसी तरह से जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आली कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा तो उसे पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग में हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह है कि उस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राजकीय प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का कोई अंदेशा था कि पोर्टिनियो सरकार ने हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अगर एक आदमी की जान का सवाल है तो क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य की उसकी सहायता देती है। क्या उसकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निसंदेह। देखिए, ये विडंबना है लोगों की जान बचाने के लिए लोग अपने नाम के लिए मर रहे हैं, अपने काम के लिए नहीं। एक किसी मासूम एक इंसान की मौत की उसके सामने कोई कीमत नहीं बची निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे में वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग का एक पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही उसको स्वीकार होगा। शाम को 5 बज गए और सुपरिटेंडेंट सभी ने फाइल लेकर उसके पास आए और सुनते हैं। आते ही वह उसकी फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना को सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल करोगे। सुनते हैं, आज हमारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर हाँ, कवि का हाथ ठंडा था। आंखों में पुतलियां निर्जीव और चिट्ठियों में एक लंबी बात उसके मुंह पर जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पहुंच चुकी थी। मतलब समझ लीजिए कि ये फाइलों के चक्कर में ये गवर्नमेंट ये फाइलों पर भरोसा रखती है, ना कि किसी जीवन पर भरोसा रखती है। उसके चक्कर में आज एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है। इसमें ये बताया गया है कि आजकल मनुष्य की जान की कोई कीमत नहीं है। सिर्फ अपने मतलब दूसरों के मान सम्मान, दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, फाइल यहाँ से यहाँ, लोग मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए, मुझे कोई उंगली ना उठा सके, मेरे संबंध किसी से खराब ना हो जाए। किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसकी क्या कीमत है? आज उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। जब तक फैसला आया है, जब तक तो उस आदमी की जान भी चली गई। अब क्या? अब तुम्हारा फैसला आए भी तो क्या और ना आए भी तो क्या? अगर वो पेड़ काटा भी जाए तो क्या और ना काटा जाए तो क्या? अब क्या करना? बात तो जब होती जब उस इंसान को बचा लिया जाता, तब तो उस बात की कीमत ही नहीं तो न थी। अब क्या है? अब तो वो इंसान मरकर चला ही गया, क्या बचेगा जीवन में? तो बच्चों, इस कहानी एक व्यंग्य है, एक हंसी मजाक भी है, लेकिन दुखद घटना भी है। आज हमें एक सीख मिलती है कि हमें सबसे इन सारी चीज़ों से ऊपर परे उठना है, ऊंचे उठना है। हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। हमने अपने लिए तो जानकर भी जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीकर देखो कितनी खुशी मिलती है। इस किताब में से इनकी तरह हमें ये फायदे नहीं घुमाने, उनसे पूछो, लेकिन हमें वास्तव में इंसानियत बननी है, मानवता सीखनी है, अपने अंदर एक आत्मीयता लानी है। समझिए बच्चों। और इसमें कई शब्द अंग्रेजियों के भी प्रयोग हुए हैं, इंग्लिश के भी वर्ड इसमें आए हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी और आप लोग अच्छी लगी, आप पढ़िए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।